प्यारे छात्रों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा संख्या पद्धति पे चौथा लेक्चर है। जो बच्चे इसके पीछे वाला वीडियो यदि नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो पिछले क्लास में हमने अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बताया था कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। इसके बाद हमने यह भी बताया था कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से अर्थात अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से मौस तथा लौस कैसे निकालते हैं। तो आज प्रश्नावली शुरू होगा, प्रश्नावली 1.2 और उसके तहत हम लोग निकालेंगे मौस और लौस। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 1.2 निम्न का अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौस तथा लौस निकालें। पहला क्वेश्चन हुआ, ध्यान दीजिएगा, 12, 15 तथा 21। चलिए, तो इसका मौस और लौस निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से, और ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का करता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम मौस और लौस कैसे निकालते हैं। चलिए, 12 का गुणनखंड कीजिए, 2 दूना 4 तिहाई 12। 15 का गुणनखंड कीजिए, 5 तिहाई 15। 21 का गुणनखंड कीजिए, 7 त्रिका 21। अब ध्यान दीजिएगा, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि मौस क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटे घात का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंडन विधि से जब मौस निकालते हैं तो मौस क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटे घात का गुणनफल। यानी अब उसको अपनी भाषा में कहें कि जो सब में शामिल होगा वही आपका मौस होगा। देखिए, एक चीज और बता रहे हैं, 5वीं क्लास में हूबहू यही चीज पढ़ना है। सरकारी विद्यालयों में 5वां का जो सिलेबस है वहां पे हूबहू यही चीज पढ़ना है, इससे थोड़ा सा भी कम नहीं। अभाज्य गुणनखंडन विधि से कैसे मौस और लौस निकालते हैं, और वही चीज देखिए 10th क्लास में यहाँ पे दिया हुआ है। जो चीज प्राइमरी के बच्चे पढ़ते हैं वह चीज पुनः यहाँ भी मिल रहा है। तो चलिए, मौस के लिए हम लोग लिखे थे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटे घात का गुणनफल। उसको अपनी भाषा में देखिए कहिए, तो मौस क्या होता है, इसलिए मौस जो सब में शामिल होगा वही मौस होगा, जो सब में शामिल होगा वही मौस होगा। तो सब में क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, सब में 3 दिख रहा है। यहाँ पे 7 है तो इधर 7 नहीं है, 5 यहाँ पे है तो इन दोनों में 5 नहीं है, 2 यहाँ पे है तो इन दोनों में 2 नहीं है। सब में क्या कॉमन है, 3, तो मौसा आपका हो गया 3। लौस ध्यान दीजिएगा, पहले इसको थोड़ा सा हम पावर के रूप में लिख लें। 2 गुणे 2, 2 का 2 बार गुणा तो 2 का स्क्वायर गुणे 3। 2 का 2 बार गुणा तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 ज्यों का त्यों। लौस क्या होता है, सभी अभाज्य गुणनखंडों के बड़े घात का गुणनफल। जितना अभाज्य गुणनखंड आया है सबका लेना है, उसका बड़ा पावर लेना है। सभी अभाज्य गुणनखंडों के बड़े घात का गुणनफल। चलिए, तो 2 आया है तो 2 का बड़ा पावर क्या है, ऑलरेडी जब एक ही है तो बड़ा पावर खुद यही है, 2 का पावर 2। 3 भी है तो यहाँ भी 3 का पावर 1 छिपा है, यहाँ भी 3 का पावर 1, मतलब 3 ही आपका बड़ा है 3। और आपका 5 भी आया है, 5 भी लेंगे, 7 भी आया है, 7 भी लेंगे। सभी अभाज्य गुणनखंडों के बड़े घात का गुणनफल वही आपका लौस होता है। जितना अभाज्य गुणनखंड आया है सबको लेते हैं। यदि कोई अभाज्य गुणनखंड 2 या उससे अधिक बार आया है तो उसका बड़ा पावर देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यह तो अपने आप में अकेले ही है तो यही बड़ा है, ले लिए। 3, तीनों जगह 3 है तो 3 का पावर 1 यहाँ कह सकते हैं, 3 का पावर 1 यहाँ कह सकते हैं, 3 का पावर 1 यहाँ कह सकते हैं। तो खुद अपने आप में एक ही बड़ा है। 5 भी आया ले लिए, 7 भी आया ले लिए। चलिए गुणा कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 गुणे 7, 6 7 42, 420। यही आपका आंसर हुआ। पुनः समझिएगा, 12, 15 तथा 21 का मौस और लौस निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो 12 का हमने गुणनखंड किया, इतना हुआ। 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर लिख लिए, 2 का 2 बार गुणा तो 2 का पावर 2, 3 ज्यों का त्यों। 15 का गुणनखंड किए तो 5 गुणे 3, 21 का गुणनखंड किए 7 गुणे 3,
मौसम निकालना है। तो मौसम के लिए था उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटे घात का गुणनफल। अब उसको अपनी भाषा में कहिए, सरल भाषा में। मौसम क्या होगा, तो जो सब में शामिल होगा वही मौसम होगा। सब में शामिल क्या है जी, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सब में कॉमन क्या है, 3 है, तो मौसम आपका 3 हो गया। लस सभी अभाज्य गुणनखंडों के बड़े घात का गुणनफल, जितना गुणनखंड आया है सब लेंगे, उसमें बड़ा पावर ले लेंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो अपने आप में बड़ा पावर यही है, 2 का स्क्वायर ले लिए। 3 यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 3 खुद अपने आप में बड़ा पावर है, चूंकि पावर 1 छिपा है, यहाँ भी 1 छिपा है, यहाँ भी 1 छिपा है, तो यह खुद अपने आप में बड़ा है, इसको ले लिए। 5 भी है, 7 भी है, ले लिए, गुणा किए। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 गुणे 7 6 7 42 420, तो यह आपका आंसर हुआ। इसको आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, 8, 9 तथा 25, पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसको देख लिया जाए। चलिए, तो 8 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, ध्यान दीजिएगा, 2 का 3 बार गुणा तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। चलिए, 9 का गुणनखंड कीजिए, 3 गुणे 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का 2 बार गुणा तो 3 का पावर 2। 25 का गुणनखंड कीजिए, 5 गुणे 5, 5 का 2 बार गुणा तो 5 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मौसम क्या होता है, जो सब में शामिल हो, जो सब में कॉमन हो वही मौसम होता है। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है, 3 दोनों में नहीं है, कोई गुणनखंड कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 सब में शामिल है, लिख सकते हैं ना। यहाँ भी आप 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, तो सब में क्या कॉमन है, 1, सब में 1 शामिल है, तो मौसा आपका हो गया 1। अब लसन निकालिए। लसन क्या होता है, सभी अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घात का गुणनफल। जितना अभाज्य गुणनखंड आ जाए उतना लेना है। यदि एक ही अभाज्य गुणनखंड 1 से अधिक बार आया तो उसका बड़ा पावर लेना होता है। चलिए, तो 2 एक के बार आया है, 3 भी एक के बार, 5 भी एक के बार, तो 2 का पावर 3 है, अकेला है, तो खुद अपने आप में बड़ा पावर वाला यही है, तो 2 का पावर 3 ले लेंगे। 3 तो अकेले है, तो जो भी है 3 का स्क्वायर, यह तो अपने आप में बड़ा पावर वाला ही है, तो इसको ले लेंगे। 5 का स्क्वायर है, तो चूंकि यह अकेला है तो अपने आप में यह बड़ा है ना जी, तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे, और 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, 2 का क्यूब आपका 8 होगा, 2 का पावर 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। चलिए, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, और 5 का स्क्वायर 50 25, गुणा करते हैं। 25 8 200, 200 गुणे 9 1800, तो यही आपका मौसम और लौसम हुआ। 8, 9 तथा 25 का मौसम कितना हुआ, 1, और इसका लौसम कितना हुआ, 1800। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर 1 2 तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा 17 और 25, 2 क्वेश्चन हम बना लिए। इसके बाद तीसरा देखिए, 17 और 25 का इसका निकाला जाए। चलिए 17 का गुणनखंड करते हैं, तो 17 एकम 17, इसका यही गुणनखंड होगा। 25 का गुणनखंड करते हैं, तो 5 गुणे 5, इसके गुणनखंड में 1 तो लिख ही सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 50 25 एकम 25 हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 गुणे 1, 5 का 2 बार गुणा तो 5 का पावर 2, और गुणे 1 तो गुणे 1 है, ये है। इसलिए मौसम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। मौसम क्या होता है,
जो सब में शामिल होगा, सब में कॉमन होगा, वही मस होगा। तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो मस एक हो गया। लस आपका 17 है तो 17 लेंगे। सभी अभाज्य गुणनखंडों के बड़े घात का गुणनफल, तो 17 एक ही बार आया है तो अपने आप में यह बड़ा घात वाला है। इसका घात एक छिपा हुआ है, अपने आप में यह बड़ा है। 5 का स्क्वायर एक हुआ है तो अपने आप में यह बड़ा है, इसको भी लेना है। चलिए, तो 17 गुणे 5 का स्क्वायर 25, ये आपका 25 हो रही है 400, 425, बस यही आपका आंसर हो गया। 17 × 85 के 5, 8, 17 दूना 34, 46 2 22, ठीक है। तो मौसा 1 निकला और लौसा आपका 425 निकला। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखा जाए, थोड़ा दूसरे ढंग का क्वेश्चन लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 7 गुणे 13 7 गुणे 11 सॉरी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों? भाज्य संख्याएं हैं क्यों? ध्यान दीजिएगा, व्याख्या करना है इतना और इतना भाज्य संख्या है क्यों? यह क्वेश्चन, पहली बात तो यह है, यह क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इतना और इतना बताना है भाज्य संख्या है क्यों, व्याख्या सहित। तो चलिए, माना ए बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसको हम ये मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। नहीं मानेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अरे बनाने का एक अपना अपना तरीका है। इसको हमने ये मान लिया, अब इसका करना क्या है, गुणनखंड करना है। चलिए, तो आपका 13 गुणे 11 गुणे 7 पहले गुणा करते हैं, 13 सते 91 और गुणे आपका 13 सते 91 गुणे 11, तो 11 एकम 11 के 1 आपका 11 9 99 1 100, ये आपका 101 आप प्लस 13, ये आपका हो गया 114। अब इसका गुणनखंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 13 सते 91 गुणे 11, 11 एकम 11 के 1 11 9 99 100, सॉरी 100 हो रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। इतना प्लस 13, चलिए तो इसको जोड़ना है, 3 1 4, 1 में 0 जोड़िएगा 1 0 1, इतना हुआ। अब इसका गुणनखंड करना है। यदि इसके गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या आएगा तो ये आपका भाज्य संख्या होगा। चूंकि हम लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़े हुए हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ही न कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसमें केवल अभाज्य संख्या आएगा तो लिखेंगे चूंकि ए के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या है अतः यह अभाज्य संख्या है। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड कीजिए, 2 से काटिए, 2 5 10, 0 भी आ जाएगा, 7 दूना 14, ये आपका फिर से 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 2 20, 3 छक्के 18 2 27, ठीक है 3 से भी कटेगा। 3 एकम 3 2 बचा 20 हुआ, 3 छक्के 18 2 बचा 27 हुआ, 3 9 27, फिर से काटते हैं। 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा,
3 पचे 15, 1 19 नहीं कटेगा, थोड़ा रुकिए तो। हाँ चलिए, तो इसको अब काट रहे हैं, तो यह आपका चलिए 13 13 यहाँ 169, 13 से कटेगा, 13 गुणे 13 आपका 169 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1014 का गुणनखंड क्या मिला हमको, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। देखिए इस संख्या को इसको हमने मान लिया ए, और पहले तो इसका गुणा किए, 7 गुणे 11 गुणे 13 इतना हुआ, प्लस 13 दोनों को जोड़े इतना हुआ, इसका गुणनखंड किए तो इतना मिला, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब जो ये है अर्थात जो इतना है, इसके गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या है, 2 आपका अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि जब कटेगा तो खुद से कटेगा तथा 1 से कटेगा। तो लिखेंगे हम, चूंकि ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यह जो भी संख्या है इसके गुणनखंड में, केवल अभाज्य संख्या आया है, इसका मतलब यह क्या है, भाज्य संख्या है, इसका नाम हमने ये दे दिया है। तो लिखे हैं चूंकि ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो इसको हमने बता दिया भाज्य है व्याख्या सहित। अब इसको करना, ध्यान दीजिएगा, पुनः माना b बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का प्लस 5। चलिए अब इतना का गुणा करते हैं हम, 2 3 6 पचे 30, 30 चौका 120, 7 छक्के 42, 120 गुणे 42, 12 दूना 24 के 4, 2 12 चौका 48, 2 50, 50 40, 50 40 आप प्लस 5 आपका आ गया 50 45। अब इसका गुणनखंड करना है, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में यदि केवल अभाज्य संख्या आता है तो फिर वही तर्क देंगे, चूंकि b अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है अतः b क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, 50 45 का 5 से कटेगा आपका, 5 से काटते हैं, 10 पचे 50, 9 पचे 45। चलिए फिर इसको काट रहे हैं, 3 से आपका 3 3 9, 3 से नहीं कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा, 5 गुणे 109। तो 5 भी अभाज्य संख्या है, जब कटेगा तो 5 से कटेगा या 1 से कटेगा, यह भी अभाज्य संख्या है, तो फिर तर्क देंगे। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, इसका अब हम लोग गुणनखंड करते हैं, 50 45 का गुणनखंड करते हैं। यदि इसके गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या आएगा तो b आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। कहाँ से, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। चूंकि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए तो इसका गुणनखंड करते हैं, 5 से काटिएगा तो 10 पचे 50, 9 पचे 45, 5 गुणे 1009 मिटा रहे हैं, 5 गुणे 1009, 5 गुणे 1009। अब 1009 नहीं कटेगा किसी भी अंक से, तो 5 भी आपका अभाज्य संख्या है, चूंकि जब कटेगा तब 1 और 5 से कटेगा। 1009 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि जब कटेगा तब खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो लिखेंगे चूंकि b अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए b भाज्य संख्या है, या इसको भी लिख देते हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। बस हो गया। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अक्सर 2 नंबर में पूछता है,
तो दोनों को बता दिया गया, व्याख्या सहित किया, भाज्य है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसर तथा लसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगले वीडियो में उसको हम पुनः बनाएंगे भी। तो लिखिएगा आपका, चलिए इसको मिटा रहे हैं, यहीं पे लिख देते हैं 6, 72 तथा 120। 6, 72 तथा 120 का मौसर तथा लसर निकाल के कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला वीडियो में हम पुनः इसको करेंगे। धन्यवाद।